नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मतलब समय का संक्षिप्त इतिहास। हमारे पास ना इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है, तो आज हम इसी में से कुछ ज़रूरी और मज़ेदार बातें निकालेंगे। मकसद ये है कि हम समझें कि ये किताब आखिर इतनी ज़रूरी क्यों बनी, ऐसा क्या था इसमें, और ये आज भी किसके काम आ सकती है। ये आई थी 1988 में, और इसका जो मेन आइडिया था वो था कि भाई बिग बैंग, ब्लैक होल्स जैसे मुश्किल टॉपिक आम लोगों तक पहुंचाना, वो भी बिना ज्यादा मैथ्स के। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये तो एक कहानी है हमारी मतलब मानवता की, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की कहानी, अरस्तू से लेकर आइंस्टाइन और फिर हॉकिंग तक। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है। हर चैप्टर एक खास आइडिया लेता है, जैसे ब्रह्मांड को हम कैसे देखते आए हैं, वो कैसे बदला, स्पेस और टाइम क्या है, यूनिवर्स फैल क्यों रहा है, फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स का अनिश्चितता सिद्धांत, और हाँ, ब्लैक होल्स। हाँ, और वो ब्लैक होल्स वाला पार्ट तो मतलब गजब का है। हॉकिंग ने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो बनते कैसे हैं या उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन्होंने अपनी थियोरी, वो हॉकिंग रेडिएशन वाली, वो भी पेश की। और वो जो आम सोच थी ना कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, उसको भी चैलेंज किया। हाँ हाँ, हॉकिंग रेडिएशन वो तो बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया था कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं है, वो धीरे धीरे क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से पार्टिकल्स निकालते हैं, जैसे भाप बन रहे हों। ये उस वक्त की सोच से एकदम अलग था। और यहीं पर किताब का एक सेंट्रल पॉइंट आता है, फिजिक्स की दो बड़ी थ्योरीज को एक साथ लाने की चुनौती। आप आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही। जनरल रिलेटिविटी जो बड़ी चीजों को देखती है, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम का मुड़ना बताती है। और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत ही छोटी चीजों की दुनिया है, एटम्स, पार्टिकल्स, उसके नियम बड़े अजीब हैं। जैसे वो अनिश्चितता सिद्धांत, मतलब आप किसी कण की पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ एकदम सटीक नहीं जान सकते। अच्छा। और इन दोनों को जोड़ना इतना जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है? देखिए, जरूरत इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सवाल, जैसे बिग बैंग की एकदम शुरुआत में क्या था, या ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, इन सवालों के जवाब वहीं छुपे हैं जहां ये दोनों थ्योरीज टकराती हैं। मतलब जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटी बहुत छोटी जगह पर काम करती है। तो इनको जोड़ने वाली एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। हॉकिंग ने इसी खोज की अहमियत समझाई है। लेकिन क्या ये किताब सच में उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से साइंस का कुछ पता नहीं? समीक्षा तो कहती है भाषा आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला है E = mc², और हॉकिंग ने मुश्किल चीजों के लिए मिसालें दी हैं, जैसे वो ब्लैक होल के वाष्पीकरण की तुलना गर्म चीज से निकलने वाली एनर्जी से करना। ये बात सही है कि हॉकिंग ने इसे आसान बनाने की बहुत कोशिश की, और वो कामयाब भी हुए हैं। भाषा सीधी है, मिसालें भी अच्छी हैं, पर ऐसा भी नहीं कि बस यूं ही पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है। कुछ हिस्से, खासकर वो क्वांटम वाले या स्पेस टाइम वाले, वो थोड़े सोचने पर मजबूर करते हैं अगर पहले से ना पता हो। और ये भी याद रखना जरूरी है, ये 1988 की किताब है, तो तब से जो नई खोजें हुई हैं, जैसे डार्क एनर्जी या ग्रेविटेशनल वेव्स का कंफर्म होना, वो सब इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हॉकिंग ने समझाए, वो अ, आज भी उतने ही जरूरी हैं यूनिवर्स को समझने के लिए। सही बात है। इन सब के बावजूद इसका असर तो जबरदस्त रहा। करोड़ों कॉपियां बिकी दुनिया भर में। इसने साइंस कम्युनिकेशन को ही बदल दिया एक तरह से। न जाने कितने लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की तरफ खींचा। और स्टीफन हॉकिंग खुद, वो तो हिम्मत और दिमागी ताकत का प्रतीक बन गए। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ये भी बताता है कि किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, जिन्हें फिजिक्स या कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनको बेसिक प्रिंसिपल्स का अच्छा इंट्रोडक्शन मिलता है। फिर वो जिज्ञासु पाठक जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो भी बिग बैंग, ब्लैक होल जैसी चीजें समझ सकते हैं। जो लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचते हैं, उनके लिए भी है। ये टाइम, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स की शुरुआत जैसे बड़े सवालों को साइंस से जोड़ती है। टीचर्स के लिए भी मुश्किल टॉपिक आसानी से समझाने के लिए अच्छे उदाहरण मिलते हैं। और हाँ, प्रेरणा लेने वालों के लिए हॉकिंग की अपनी कहानी कि कैसे शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी बौद्धिक खोज की, ये अपने आप में प्रेरणा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ साइंस की किताब नहीं है। ये हमें बड़ा सोचने, गहरे सवाल पूछने और अपनी जो जिज्ञासा है उसे बनाए रखने के लिए उकसाती है। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे बड़ी सीख
जो इस पूरी चर्चा से या उस विश्लेषण से निकलती है वो ज्ञान के साथ आने वाली विनम्रता। जैसा हॉकिंग भी दिखाते हैं, हम यूनिवर्स के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं ना, उतना ही हमें एहसास होता है कि अरे अभी तो कितना कुछ जानना बाकी है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद शायद इस पर सोचना और मजेदार हो। ये जो समय है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, क्या ये वाकई यूनिवर्स का एक असली फंडामेंटल हिस्सा है या ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है? हो सकता है एक भ्रम हो। सोचिएगा जरूर।